हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो है जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। और यह जो है ना आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में यह जो सीरीज अभी स्टार्ट हुआ है जीके जीएस का, यह आपको बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। तो बिना देरी के हुए आइए बढ़ते हैं पहला सवाल। पहला सवाल यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली वहाँ पे जो है कट गया था, जिसकी वजह से पहला सवाल क्या कहता है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद जीवक। आप जानते होंगे कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद कौन थे, तो जीवक थे। और जीवक का निवास स्थल कहाँ था, ये आपके बिहार पुलिस में ये सवाल आया हुआ है। तो आइए इसको व्याख्या करते हैं। हालांकि देखिए, बिंबिसार की बात किया जाए तो अगर बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजगिरी हो जाएगा, है ना। जीवक कहाँ रहते थे, तो राजगिरी में रहते थे, इसका निवास स्थल था। अच्छा, एक बात किया जाए, आप पढ़े होंगे महाजनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में। और महाजनपद की टोटल संख्या कितनी थी, 16 थी। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली की बात किया जाए तो सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, तो मगध था। ये आपको याद रखना चाहिए। जब मगध उत्कर्ष शुरू हुआ था, है ना, जब मगध उत्कर्ष, तो मगध साम्राज्य में जो है ना देखने को मिला था 4 वंश देखने को मिला था। पहला कौन सा था, तो कहेंगे सर हर्यक वंश था। दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा नंबर पे था शिशुनाग वंश। और तीसरा नंबर पे बात किया जाए तो नंद। और चौथा नंबर पे कौन था, तो मौर्य वंश जो थे। ये क्रमशः आपको याद होना चाहिए, है ना। पहला पे कौन, हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद और चौथा कौन हो जाएंगे, मौर्य वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कोई और नहीं, यही थे, बिंबिसार थे, है ना। और बिंबिसार जो है ना बिंबिसार थे। और बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था, अजातशत्रु। और उनके पुत्र का नाम क्या था, तो उदयन। अजातशत्रु से आप जानते होंगे कि प्रथम बौद्ध संगीत जो है ना राजगिरी में किसके समय में हुआ था, अजातशत्रु के समय में ही हुआ था। और अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, आप एक प्रश्न जानते होंगे कि गंगा सोन गंडक के संगम पे जो है ना उन्होंने क्या किया था, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। आइए कुछ बातें कर ले हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश को जो है ना पृथहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों नहीं, क्योंकि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, इनकी हत्या अजातशत्रु ने कर दिया था। अगेन अजातशत्रु का हत्या किसने कर दिया था, तो उदयन ने कर दिया था। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। बात करें शिशुनाग वंश का, तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, स्वयं शिशुनाग हो जाएंगे। और अपनी राजधानी इन्होंने वैशाली को बनाया था। नंद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हो जाएंगे। आपको ये याद रखना चाहिए। और महापद्म नंद जो है ना पुराणों में इनको परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। और इसने एक राट का उपाधि भी धारण किया था। आगे बात करें मौर्य वंश के बारे में। भाई मौर्य वंश आप जानते हैं बहुत ही वीवीआई है चैप्टर। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना चाणक्य की सहायता से इस मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। तो आगे की क्लास में हम लोग जरूर मौर्य वंश को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल एक चैप्टर से इतना, ठीक है। एक सवाल और याद रखिएगा कि महाजनपद 16 महाजनपद था, जिसमें बिहार की बात करें बच्चे लोग, तो बिहार में कितना जनपद था, 3 जनपद, है ना। और भारत के बाहर कितना जनपद था, तो 2 जनपद। आपको याद रखना चाहिए, ये सवाल है, पूछा जाता है। आगे अगर बात कर लिया जाए, है ना, सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है ना, कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, है ना। ये सवाल देखिए आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति अगर बात किया जाए तो कहाँ हुआ था, जी हाँ, बोध गया में हुआ था। अब बात कर ले कुछ गौतम बुद्ध के बारे में, है ना, क्योंकि गौतम बुद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अगर बिहार का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वो क्या बोले, वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे अगर बात करें गौतम बुद्ध के बारे में, तो आप जानते हैं कि जन्म जो है इनका 563 बीसी में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कहेंगे सर लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और 483 बीसी में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। कितना वर्ष में, तो 80 वर्ष की आयु में
इनका मृत्यु हो गया था। बात करें इनका पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था, जो कपिल वस्तु के राजा थे और शाक्य कुल के थे। तो भाई अगेन अगर आपसे सवाल अगर वो पूछे ना कि गौतम बुद्ध किस कुल से बिलोंग करते थे, तो शाक्य कुल इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इनकी माता का नाम, तो माता का नाम क्या था, महामाया, जो जन्म देने के पश्चात जो है ना उनकी मौत हो जाती है। इनको पाल पोस के बड़ा कौन करती है, प्रजापति गौतमी, जो कि इसकी मौसी थी। आगे बात करें गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु का नाम क्या था, तो कहेंगे सर अलार कलाम। कौन हो जाएंगे, अलार कलाम। दूसरा गुरु, ये प्रथम गुरु थे और दूसरा गुरु का नाम क्या था, तो कहेंगे सर रुद्रक रामपुत्र जो थे इनके सेकेंड गुरु थे और इन्हीं से इन्होंने क्या किया था, शिक्षा ग्रहण किया था। आगे बात करें कि गौतम बुद्ध जो है ना 29 वर्ष में क्या किए थे, गृह त्याग कर दिए थे। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये बात याद रखेंगे। कितने साल में गृह त्याग किए, 29 वर्ष में और महाभिनिष्क्रमण कहलाया। और आप जानते हैं जब गृह त्याग किए तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना, और 29 वर्ष में गृह त्याग किए और तत्पश्चात इनको 35 यानी कि 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे और बुद्ध पूर्णिमा का वो दिन था जिस दिन इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञान मिला तो स्वाभाविक सी बात है ज्ञान को स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे। जैसे कि हमें कुछ ज्ञान है तो हम आप तक क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो भाई इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश, यानी प्रथम उपदेश अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। आगे जो है ना इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। और इनके जो प्रथम शिष्य थे आनंद थे, है ना, और प्रथम महिला शिष्य पूछे तो इनकी स्वयं मौसी थी प्रजापति गौतमी। एक सवाल यहाँ से जरूर याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद इनका चार बौद्ध संगीत हुआ, पहला, दूसरा, है ना पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रथम बौद्ध संगीत जो है ना अजात शत्रु के शासनकाल में, जो भी जस्ट मैंने कहा अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ, राजगिरी में। और महाकश्यप जो थे उन्होंने उनकी अध्यक्षता किए थे। दूसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो कहेंगे सर वैशाली में और सवाका में अध्यक्ष किए थे। और दूसरा बौद्ध संगीत के समय राजा कौन थे, शासक कौन थे, तो कालाशोक हो जाएंगे। तीसरा बौद्ध संगीत अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में, है ना, और मोगली पुत्र तीसरे ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। चौथा बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर, याद ही होगा कनिष्क उस समय राजा थे और वसुमित्र जो है ना उस समय में अध्यक्षता किए थे, है ना। और चौथा बौद्ध संगीत में ही क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था महायान और हीनयान में। तो इतना सवाल इनफ है रिविजन के लिए, ठीक है ना। देखिए मैं एक सवाल लेके आता हूँ, है ना, मैं टोटल जो ना 5 से 10 सवाल लेके आता हूँ और इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाँ बच्चा एक बार देख लिया वीडियो, बहुत तगड़ा उसके लिए क्या होगा, एक बूस्टर डोज की तरह साबित होगा। आगे अगर बात किया जाए तो मधुमक्खी है ना, यानी कि मधुमक्खी लिखा या फिर चींटी का डंक पूछे तो भाई इसके डंक में जो है ना कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मधुमक्खी के डंक में कौन सा हो जाएगा, ये तो कहेंगे सर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जो चींटी के डंक, चींटी जो हमें काटती है तो थोड़ा सा जो हमें फूल जाता है या फिर दर्द का एहसास होता है, या फिर मधुमक्खी काटती है फूल जाता है, दर्द का एहसास होता है, क्यों होता है, तो कहेंगे सर फॉर्मिक एसिड के कारण तो ऐसा होता है। आगे बात करें लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो कहेंगे सर दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दूध में। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो कहेंगे सर सिरका में पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड जो है ना आप जानते हैं नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नींबू में। तो देखिए एक सवाल नहीं आपको 4 सवाल में करवा दिया, है ना। सवाल रिपीटेड होता है ये प्रश्न, है ना, तो याद जरूर रखेंगे। नेक्स्ट कहा जाए कि सर रक्त का पीएच मान क्या होता है। आइए कुछ पीएच मान संबंधित हम बात कर लेते हैं। देखिए पीएच मान क्या होता है, पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। और पीएच मान का जो स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक का होता है। और बीच में जो 7 नंबर का होता है इसको कहा जाता है उदासीन। क्या कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। और इधर का जो पार्ट होता है यानी 0 से 7 वाला जो पार्ट होता है ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है ना। और ये 7 से जो 14 पार्ट का मतलब 7 से लेके और 14 के बीच में जो पाया जाता है उसका वो कौन सी प्रकृति होती है, तो कहेंगे
कहेंगे क्षारीय प्रकृति की होती है। तो भाई देखिए एक सवाल नहीं बहुत सारा, एक सवाल पूछा जाता है कि पानी का पीएच मान क्या होगा। भाई पानी का पीएच मान 7 होता है क्योंकि उदासीन है ना। और 0 से 7 पूछे तो कहिएगा अम्लीय, 7 से 14 पूछे तो कहिएगा क्षारीय, ठीक है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है ना, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आप जानते हैं कि सर मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो कहेंगे मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो कहेंगे सर दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। आगे बात करें सर 2.2 किसका पीएच मान है, तो आप याद रख सकते हैं कि सर ये जो है ये किसका है, तो नींबू का पीएच मान है ना। आइए कुछ और आपको बता देते हैं, नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा, है ना 2.2। आगे अगर बात करें सिरका का, है ना, सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो कहेंगे 2.4 होता है। शराब आप लोग पीते होंगे नहीं जी, बिहार में दारू बनता है ना, तो शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। देखिए हमने ऐसा याद किया था, नींबू 2 में 2 कर देंगे, सिरका 2 में 4 होगा, शराब 2 में 8 होगा। तो जैसा भी हो आपको याद रखना चाहिए। और पीएच मान से अगर सवाल आया ना तो गलती मत कीजिएगा, सवाल आते रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है ना, इसका मुख्यालय पूछ रहा है। तो वन अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा, है ना। आइए कुछ बातें बताते हैं वन अनुसंधान संस्था के बारे में। आप जानते हैं कि सर ये रिपोर्ट जो है ना, वन अनुसंधान संस्था ये जो है पर्यावरण कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। और प्रति ईयर यानी 2 वर्ष के बाद, सॉरी प्रति ईयर बोला गया, प्रति जो है ना 2 वर्ष में क्या होता है, इसका रिपोर्ट जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि वनावरण वृक्षावरण का परसेंटेज कितना बढ़ा, इसमें क्या क्या वगैरह है। सो आगे हम बात करें 2025 के अकॉर्डिंग करंट अफेयर भी आपका हो जाएगा, है ना। तो वन एवं वृक्षावरण, है ना, वन एवं वृक्षावरण की बात करें, वन एवं वृक्षावरण की बात करें तो कितना परसेंट हो गया सर, तो कहेंगे सर 25.17% हो जाएगा, ठीक है। केवल वनावरण की बात करें, वनावरण की बात करें तो आप कहिएगा 21.16% इसका क्षेत्रफल है। आगे बात करें कि सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है, तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, अगर बात करें कि वनावरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि किसमें, कहाँ, किस स्टेट में हुआ है, तो कहेंगे सर्वाधिक वृद्धि जो है ना वो कहाँ हुआ है, तो कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। परसेंटेज के हिसाब से अगर पूछ ले, प्रतिशत के हिसाब से, तो मिजोरम याद रखिएगा, बेस्ट रहेगा। अगर क्वेश्चन आया तो बस ठोक के आइएगा। प्रति कितना साल में रिपोर्ट जारी होता है, 2 साल में, है ना। वृक्ष एवं वनावरण में कितना परसेंटेज इंक्रीज किया है, तो भाई कितना परसेंटेज, 25.17%। वनावरण केवल खाली बात करें तो भाई 21.76%। सबसे ज्यादा कहाँ भी विकास हुआ है वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों मिला के, तो कहेंगे छत्तीसगढ़ में। और सबसे परसेंटेज के मुकाबले बात करें तो मिजोरम। और सबसे ज्यादा वन कहाँ है भारत के, किस राज्य में, तो कहेंगे सर मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं। आगे अगला सवाल क्या है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। देखिए बिहार पुलिस में ये सब सवाल भी आया हुआ कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो भाई एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्लास आंसर आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे चमकीला ग्रह क्या है, कौन होता है, तो आप जानते हैं कि सर ये तो भाई चैप्टर कौन सा, सौर मंडल, है ना। सौर मंडल जो चैप्टर आप पढ़े होंगे वहां से ये सवाल उठाया गया, है ना। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन हो जाएगा, तो सबसे चमकीला ग्रह राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। आइए कुछ सौर मंडल के बारे में बात करें। सौर मंडल आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में जो है ना इसका खोज हुआ था, है ना। और इसका जो है ना खोज हुआ था, और किसने किया था, तो कहेंगे सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आई थिंक अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन याद है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो भाई केपलर महोदय ने दिया था। आगे अगर बात करें सौर मंडल का प्रधान कौन होता है, तो सौर मंडल का प्रधान कौन है, सूर्य हो जाएंगे। और सौर मंडल का प्रधान सूर्य है, तो मान के चलो ये सूर्य है, तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है सूर्य का आंतरिक तापमान कितना है, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका आंतरिक तापमान है। और बाहरी तापमान की बात करें तो आपसे पूछ लिया कि सूर्य का जो है बाहरी तापमान, सतही तापमान कितना है, तो कहना कि 6000 डिग्री सेल्सियस, इज द राइट आंसर। आगे बात करें तो सूर्य के निर्माण में जो है ना लगभग 71% हाइड्रोजन, हीलियम 26% एंड 2.5% अन्न जो है ना सभी मिलके क्या करते हैं, सूर्य का निर्माण करते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है मान के चलिए पृथ्वी है,
और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो कहेंगे 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। आगे अगर बात किया जाए तो सूर्य के बाद जो है ना दूसरा हमारा ग्रह कौन सा आता है, यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा ग्रह आपका बुध आता है। बुध के बाद कौन सा आएगा, तो सर शुक्र आता है। बुध के बाद कौन आता है, शुक्र। शुक्र के बाद मंगल, पृथ्वी, कंटिन्यू चलते रहता है ना। आप जानते हैं कि प्लूटो को जो है ना एक याद जरूर रखेंगे, सवाल पूछा जाता है कि प्लूटो को ग्रहों की सूची से कब बाहर कर दिया गया था, तो 2006 में जो है ना इन प्लूटो को ग्रहों की सूची से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया था। आगे अगर बात करें, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह ही नहीं, पृथ्वी की भैनी, सांझ का तारा, भोर का तारा, इस सब के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे अगर बात करें कि सूर्य का जो है ना आप जानते होंगे कि पृथ्वी से कितना दूरी डिस्टेंस है, तो 14 कितना करोड़ है जी, 14.98 करोड़ किलोमीटर जो है ना ये दूरी है ना। तो दूरी आपको याद रखना, एक औसतन दूरी मैंने बताया है। साथ ही साथ पृथ्वी की बात कर ले यहाँ पे, तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा अगर स्थल की बात करें तो वो कौन है जी, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 11,000 कितना है जी, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद आ रहा है, ठीक है। पृथ्वी की सबसे नीची गहराई की बात कर लिया जाए तो पृथ्वी की सबसे नीची गहराई का नाम क्या है जी, तो कहेंगे सर प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त है, और मेरियाना गर्त का गहराई कितना है, तो 11,022 मीटर जो है इसकी क्या है, गहराई है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचाई तो माउंट एवरेस्ट याद रख सकते हैं। पृथ्वी का सबसे नीचा गहराई की बात करें तो मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में आता है, और 11,022 मीटर इसका क्या है, गहराई है। 8,850 मीटर, लीजिए 8,850 मीटर जो है इसका हाइट है, याद आ गया, ठीक है। चलिए और आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उठाते हैं, और क्या कुछ और सवाल आज सॉल्व करेंगे। आपका नेक्स्ट सवाल, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? आप जानते हैं कि एवरी ईयर जो है निर्मला सीतारमन जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ना, और ये क्या करती है कि हर एवरी ईयर फरवरी के मंथ में जो है ना ये बजट पेश करती है। और बजट का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो हम कहेंगे सर 112 में किया गया है। आइए कुछ बात कर लेते हैं, कुछ और अनुच्छेद यहाँ पे मैंने लिखा है आपके रिकॉल के लिए, है ना। जैसे कि 110 है, 110 पे किसका वर्णन किया गया है, तो कहेंगे सर धन विधेयक। किसका, धन विधेयक, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो 110 में, बजट 112 में, 105 में क्या है, तो 105 में जो है ना संसद को विशेषाधिकार है। संसद को है ना विशेषाधिकार है ना। तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर पूछ ले कि संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है, तो 105 के तहत। कल पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि भाई संसद जो है ना, संसद के 2 सदन होते हैं, तो कहेंगे सर राज्यसभा, और एक कौन सा होता है, लोकसभा, है ना। संसद 79 में, राज्यसभा 80 में, और लोकसभा 81 अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है। तो संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अगर आप पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो तीसरा अंग जो है ना वो कौन होते हैं, तो कहेंगे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, है ना। तो प्रश्न कभी भी ये बन जाए कि संसद के कितने सदन, तो 2 सदन, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन संसद के कितने अंग होते हैं, तो वो 3 होते हैं, राष्ट्रपति भी एक तीसरा हो जाते हैं, तो याद रखेंगे। आगे बात किया जाए अनुच्छेद 108 में क्या है। अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में है। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, है ना। जब 2 राज्यों के बीच आपस में जो है ना थोड़ा सा अनबन वगैरह सब होता है, तो उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तो ये पॉइंट एकदम एग्जैक्ट वैल्यू में आपके साथ आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो भाई मैंने क्या कहा कि 108 संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बात कर लेते हैं मौलिक, नेक्स्ट सवाल यह है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन में किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, है। यानी मौलिक कर्तव्य को कौन सा संविधान संशोधन के तहत संविधान में ऐड किया गया था।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। एक्चुअली 42वां संविधान संशोधन आया कब था? तो कहेंगे सर 1976 में आया था, है ना। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। बात करें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य की टोटल संख्या कितनी है? तो 11 है। और मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो रूस के संविधान से लिया है, रूस के संविधान से लिया है। और ये मौलिक कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है ना। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। देखिए एक सवाल नहीं कई सवाल उठा लिया। मौलिक कर्तव्य 11, अनुच्छेद 51 में भाग, और अनुच्छेद 51 में और भाग को भी पूछे तो भाग 4A में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? तो रूस से। और कौन सा संविधान संशोधन के साथ ऐड किया गया? 42वां। और कब? 1976 में। आगे बात करें कि आप जानते होंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, है ना। और 44वां संविधान संशोधन के तहत ही, है ना, याद रखना है आपको कि 7वां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको निरस्त कर दिया गया और कानूनी रूप में अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। वर्तमान में अगर अभी पूछे कि मौलिक अधिकार हमारे पास कितना है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था? तो पहले कितना था? तो 7 मौलिक अधिकार थे, याद रखना है। आगे बात करते हैं कि सर अगला सवाल, अगला क्या है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है ना। बड़ा ही फैंटास्टिक सवाल है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाएगा? तो आप जानते होंगे कि बिहार का शोक जो है, आई थिंक सभी बच्चे को पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी को कहा जाता है ना। आप जानते होंगे कि बिहार का शोक, क्योंकि बिहार में तबाही पड़ाही, ये जो नदी है ना, काफी मात्रा में तबाही मचाती है ना। आगे बात कर ले कुछ बिहार का। तो आप जानते होंगे कि बिहार का, मान के चलिए हमने कहा कि कुछ इस प्रकार का मैप होता है बिहार का, ठीक है। और बिहार को जो है ना बराबर 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है? तो कहेंगे सर गंगा नदी करती है। 2 बराबर भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। ये हमारा रहेगा उत्तर बिहार और ये हमारा रहेगा दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार हमेशा आप जानते होंगे बाढ़ के लिए फेमस होती है ना। प्रश्न खूब पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा गया है कि उत्तर बिहार क्यों फेमस है? तो बाढ़ के लिए फेमस है। और दक्षिण बिहार क्यों फेमस है? तो कहेंगे सर सूखा के लिए फेमस है। यहाँ पे बाढ़ वगैरह जो है ना बहुत कम आता है, तो ये याद रखेंगे। और ये जो कोसी नदी है, ये उत्तर बिहार की नदी है और उत्तर बिहार में क्या करती है? तो बहुत ज़्यादा जो है विनाश करने का भी काम करती है। आगे बात कर ले सर, तो आप जानते होंगे गंडक के बारे में। गंडक जो है, गंडक नदी में ही जो है शालिग्राम नामक एक पत्थर पाया जाता है, जिसको शालिग्राम जो है ना पत्थर कहा जाता है। और शालिग्राम पत्थर से ही तो अभी जो अयोध्या में जो स्थापना हुआ है भगवान राम का मंदिर, स्टैचू जो स्थापना हुआ है, वो शालिग्राम पत्थर से ही उनका मूर्ति का निर्माण हुआ है। ये याद रख सकते हैं। आगे बात करें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितना है? तो कहेंगे सर 25 है ना किलोमीटर। आपको याद रखना चाहिए 25 आपको आई थिंक सबको याद का ही रहता है कि कुल लंबाई भारत में कितनी है? तो 25, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। गंडक नदी में ही शालिग्राम नामक पत्थर पाया जाता है, जिससे जो है ना भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है। तो ये याद रखना है। आगे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO की स्थापना कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है, आपके बिहार पुलिस में सवाल पूछा भी गया है। तो DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो कहिए सर 1958 में DRDO का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे सर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय हमारा कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। तो DRDO स्थापना 1958, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो दिल्ली। आगे अगर बात कर लिया जाए 1975 में क्या घटना हुआ था? तो आप जानते हैं कि भारत का प्रथम जो है ना उपग्रह जो है ना आर्यभट्ट, याद रखना है, आर्यभट्ट जो है ना ये छोड़ा गया था, है ना। प्रथम भारतीय उपग्रह जो है ना कब छोड़ा गया था? 1975 में। तो ये पॉइंट याद रखना है। 1945 में आप जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है ना
गठन हुआ था, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। और 1971 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी अनुसंधान संगठन जो है ना, उनका स्थापना हुआ था कलपक्कम में। ठीक है, तमिलनाडु कलपक्कम याद रखना है। तो ये सवाल सब भी आ सकता है। तो देखिए, मैंने एक सवाल नहीं, मैंने आपको 4 सवाल करवा दिया है ना। अगर यहाँ से कभी हो सके प्रथम भारतीय उपग्रह पूछ ले, आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ, 1975। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ, 1998। मुख्यालय अगर पूछा तो ये भी। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 1945। और इंदिरा गांधी अनुसंधान विकास संगठन का स्थापना कब हुआ, तो 1971, है ना। तो इतना सवाल आप लोगों के लिए आज के हमारे इस वीडियो में, है ना। तो फिलहाल हम जो है आपसे विदा लेना चाहेंगे, है ना। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।